नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल विजय शर्मा हिस्ट्री पर। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर जो सीरीज़ स्टार्ट हो रही हैं वो हैं केमिस्ट्री की सीरीज़, जिससे आप नए नए कंसेप्ट सीख पाएंगे। तो दोस्तों, आज इसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम करते हैं केमिस्ट्री के कुछ कंसेप्ट्स। दोस्तों, यकीन मानिए एग्ज़ाम में जो सवाल हैं इन्हीं कंसेप्ट से बनते हैं। अगर आपको अच्छे लेवल की तैयारी करनी है तो इन कंसेप्ट्स को ज़रूर समझ के जाना। ये मेरी गारंटी रहेगी आपको कि जो चीज़ मैं समझाऊं उसको आपको ज़रूर समझ में आएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे पहला जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों, वो रहेगा गैसेस, यानी कि गैस को लेकर के। दोस्तों, ये जो टॉपिक है ज़बरदस्त टॉपिक होता है दोस्त ये, और यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आजकल न्यूमेरिकल की फॉर्म में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये सारे के सारे जो सवाल हैं इन सवालों को हम करेंगे धीरे धीरे। तो सबसे पहले दोस्त मैं आपको ये बता देता हूँ जो गैस है उसके बारे में। सबसे पहली बात, जो गैस होती है ना दोस्त, इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है, कंप्रेसिबिलिटी जिसको आप संपीड़ितता कहते हो, वो हाई होती है। किससे हाई होती है? देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि जो आपकी गैस होती हैं उनकी कंप्रेसिबिलिटी लिक्विड से ज़्यादा और इनकी सॉलिड से ज़्यादा होती है। सबसे पहला तो कंसेप्ट आप बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट ये ध्यान रखिए कि जो गैसों की कंप्रेसिबिलिटी है वो सबसे हाई होती है, ये जल्दी कंप्रेसिबल हो जाती हैं। ठीक है, जिस टेम्परेचर पर ये या जिस पॉइंट पर ये आपकी कंप्रेसिबल होती हैं दोस्तों, उसको क्रिटिकल पॉइंट भी हम बोलते हैं। वो हम आगे देखेंगे उन चीज़ों को। तो सबसे पहले जो गैस हैं उनकी कंप्रेसिबिलिटी सबसे हाई होती है। ठीक है जी, चलिए उसके बाद देखते हैं हम अपना अगला कंसेप्ट। जो गैस होती हैं उनके अंदर दो प्रकार के हम कंसेप्ट सीखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आदर्श गैस किसे कहते हैं। आदर्श गैस यानी कि आइडियल गैस। दोस्तों, ये जो गैस है इस कंसेप्ट पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आइडियल गैस किसे कहेंगे। तो दोस्तों, हर एक चीज़ को, किसी भी चीज़ को आइडियल बनाने के लिए हमें कुछ कंडीशन फॉलो करनी पड़ती हैं। तो उन कंडीशंस को हम समझते हैं दोस्तों, उन कंडीशंस को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं आइडियल गैस यानी कि आदर्श गैस कौन सी गैस होती है। ठीक है जी, तो आइडियल गैस दोस्तों वो गैस होती है जो आपकी कुछ नियमों का पालन करती है। आइडियल गैस वो गैस होती है जो सबसे पहले आपका कुछ नियम है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स का नियम, अवोगाद्रो लॉ, यानी कि बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम और एवोगाद्रो का नियम। जो गैस इन नियमों का पालन करेगी वो गैस क्या कहलाएगी? आपकी आइडियल गैस कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, किस कंडीशन पे होती है? एट STP, यानी कि जब आपका टेम्परेचर 273 केल्विन होगा और प्रेशर आपका 1 एटमॉस्फेरिक होगा। यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर भी स्टैंडर्ड होना चाहिए, तापमान भी, और प्रेशर भी यानी कि जो दबाव है वो भी स्टैंडर्ड होना चाहिए। और इन नियमों का जो पालन करेगी वो गैस क्या कहलाएगी? आपकी आदर्श गैस कहलाएगी। अब बॉयल्स का नियम क्या कहता है? बॉयल्स का नियम ये कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर
यानी कि किसी स्थिर तापमान पर जो वॉल्यूम होती किसी भी गैस की, यानी कि आयतन जो होगा, आयतन वो प्रेशर के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी कि दाब के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो दोस्तों आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं, बस ये ही याद रखने हैं, तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो आयतन जो होगा किसी भी गैस का वो दबाव के व्युत्क्रमानुपाती यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि अगर हम किसी भी गैस पे प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसकी वॉल्यूम कम होगी, प्रेशर घटाएंगे तो उसकी वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगी। तो ये आपका है बॉयल्स का नियम। उसी प्रकार से दोस्तों हमारा अगला नियम है चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम ये कहता है कि किसी स्थिर, किसी कांस्टेंट प्रेशर पर, किसी कांस्टेंट प्रेशर पर, किसी कांस्टेंट दबाव पर जो वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम होती है वो आपकी टेम्परेचर के, वो आपकी तापमान के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि सीधा सीधा उस पर इफेक्ट होता है। यानी कि अगर तापमान बढ़ाओगे तो वो जो गैस है उसकी वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगी, तापमान घटाओगे तो वो गैस ठंडी होकर के वहीं बैठना स्टार्ट कर देगी। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, और दोस्तों एक है एवोगैड्रो का नियम। तो दोस्तों एवोगैड्रो का नियम ये कहता है, अब बात करते हैं एवोगैड्रो का नियम। तो एवोगैड्रो का नियम ये कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस पे पूरा फोकस करना है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस, यानी कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस, लिख देता हूँ मैं ये आपका, एक वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है जी, यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि कोई भी गैस अगर हम ले लेते हैं, अगर उसके वॉल्यूम सेम होगी तो उसमें उतने ही नंबर ऑफ मोल्स होंगे। इस चीज़ को मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों। यहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा ये मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ दोस्तों। वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेज कंटेन्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेज कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी कि अगर मैं कहता हूँ कि 1 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कितने मोल होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के, उतने ही होंगे जितने 1 लीटर हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के होंगे। तो कोई भी गैस अगर हम लेते हैं तो उसके अंदर उसकी जितनी हम वॉल्यूम लेंगे तो उसके हिसाब से उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसके अंदर उतने ही उसके अणु मिल जाएंगे। अब इसके बारे में क्या लिखा, अब ये देखिए। अब ये क्वेश्चन दोस्तों, ये लेवल का कंसेप्ट हो रहा है आपका। ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को देखना है, शेयर करना है, और जितनी मैं पुरानी वीडियोस बना चुका हूँ केमिस्ट्री के ऊपर सारी देख के आपको एक बार जानी है। तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि भाई कोई भी गैस के 1 मोल ऑफ एनी गैस, भाई किसी भी गैस का 1 मोल, 1 मोल के बारे में बताऊंगा आपको डिटेल में। 1 मोल किसी भी गैस का हमेशा 22,400 ml जगह घेरेगा एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। यानी कि किसी भी गैस के 1 मोल जो होंगे, किसी भी गैस का जो 1 मोल होगा वो आपकी कितनी जगह घेरेगा, 22,400 ml। यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, या मैं बात करूं 1 मोल आपका हाइड्रोजन गैस का, या मैं बात करूं 1 मोल आपका अमोनिया गैस का, अमोनिया, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे के सारे दोस्तों हमेशा कितनी जगह घेरेंगे, इतनी 22,400 ml जगह घेरेंगे एट STP। इस बात को हमेशा नोट करना दोस्तों कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये जगह होती है STP के ऊपर। क्योंकि जो नोट करने योग्य बात क्या है दोस्तों, एक जो मोल होता है ना भाई, 1 मोल ऑफ एनी सबस्टांस, ऑफ एनी के अंदर कोई तत्व आ जाए,
गैस आ जाए, कुछ भी आ जाए, कुछ भी, यानी कि 1 मोल किसी भी चीज़ का, उसमें कितनी चीज़ होती हैं? 1 मोल के अंदर दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए इतनी चीज़ होती हैं। कितनी होती हैं? इतनी। अगर तत्व है कोई, तत्व मतलब एलिमेंट, अगर एलिमेंट है दोस्तों तो एलिमेंट के अंदर होते हैं एटम्स। अगर कोई गैस है दोस्तों तो गैस के अंदर होंगे अणु। यानी कि 1 मोल अगर मैं बात करता हूँ किसी तत्व का तो उसके अंदर तो इतने क्या होंगे? एटम्स होंगे। एटम्स यानी कि परमाणु, परमाणु। और अगर मैं कोई गैस ले रहा हूं तो गैस के होते हैं दोस्तों अणु, जिनको बोलते हैं हम मॉलिक्यूल्स। क्या होते हैं ये? अणु। तो इस बात को भी नोट करना आप दोस्तों। मैंने क्या बताया है भी, कोई भी गैस होगी, 1 मोल गैस, कोई भी गैस है, कितनी जगह घेरेगी? 22,400 ml। और 1 मोल में कितने अणु होते हैं? इतने, 6.022 गुणा 10 की पावर 23। ये बात ध्यान रखना। अब इस कंसेप्ट को समझते हुए, हम कुछ एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन मैं आपको अब बता देता हूं, 1-2 क्वेश्चन हम अब करने वाले हैं दोस्तों। अब आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया, आपसे किसी ने क्वेश्चन कर लिया भाई, पहला सवाल आपसे किसी ने पूछ लिया कि बताओ भाई 0.2 मोल आपके पास अमोनिया गैस है। कौन सी गैस है भाई? अमोनिया गैस है। तो बताओ यह कितना आयतन लेगी? ठीक है जी, क्वेश्चन है 0.2 मोल ऑफ अमोनिया गैस कितना आयतन लेगी? आपके पास ऑप्शन नंबर 1 है 22.4 लीटर, ऑप्शन नंबर बी है 11.2 लीटर। ठीक है, तीसरा जो ऑप्शन है आपका वो है आपका 4.48 लीटर, और डी जो ऑप्शन है आपका वो है 2.24 लीटर। आपके पास ये सवाल पेपर में आ गया कि भाई 0.2 मोल अमोनिया गैस है, कितना आयतन लेगी? ये 4 ऑप्शन आ जाएंगे। इस हिसाब से आपके पास सिंपल न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दीजिए। तो देखिए, आप सभी अच्छे से जानते हैं भाई 1 मोल कोई भी गैस का हो, 1 मोल ऑफ एनी गैस, कोई भी गैस का हो, मैंने कहा किसी भी गैस का 1 मोल हो तो वो कितनी जगह घेरता है? 22,400 मिलीलीटर। अगर इसको मैं लीटर में बदलूंगा तो दोस्तों 1000 से भाग करेंगे तो ये 22.4 लीटर हो जाएगी। तो 1 मोल कितनी जगह घेरती है? 22.4 लीटर। मैंने कहा 0.2 मोल कितनी घेरेगी? तो सिंपल सी बात है, आप इसकी सीधी गुणा कर दोगे तो 1 पॉइंट के नाम का 10 आ गया, 1 पॉइंट के नाम का 10 यहाँ आ गया, तो ये 448/100 हो गया। 2 जीरो के नाम के 2 पॉइंट लग गए तो 4.48 लीटर। सिंपल सा कंसेप्ट है भाई। 1 मोल किसी भी गैस की कितनी जगह घेरती है? 22,400 मिलीलीटर एट एसटीपी। ठीक है जी, तो आपसे पूछा है 0.2 मोल कितनी घेरेगी लीटर के अंदर, तो आपने सिंपल सी गुणा कर दी। तो यहाँ तक मुझे बताओ कोई डाउट तो नहीं है? तो इस सवाल का जो उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस सवाल का आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो इस न्यूमेरिकल में मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गई? चलिए भाई, अगला क्वेश्चन और ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन देखना भाई। अगला सवाल आपके सामने है। अगला जो सवाल है वो आपके सामने ये रहे। आपके सामने अगला जो सवाल है, आपके सामने सवाल है 6.72 लीटर है, 6.72 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यानी कि मैंने कितनी ली? 6.72 लीटर। 6.72 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु होंगे?
कितने अणु होंगे। मैंने आपके सामने हाँ, मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा, 6.72 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु होंगे, यानी कि 6.72 लीटर में कितने अणु होंगे। ऑप्शन नंबर मैंने पहला लिखा 0.22 गुणा 10⁻23। ऑप्शन नंबर बी मैंने लिखा 3.011 गुणा 10⁻23। सी ऑप्शन मैंने लिखा आपके सामने 2.07 गुणा 10⁻23। और ऑप्शन नंबर डी मैंने लिखा आपके सामने 6.022 गुणा 10⁻23। ठीक है जी। आपके सामने ये हमने सवाल लिखे भी 6.72 लीटर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें कितने अणु होंगे। तो मैंने 4 ऑप्शन आपके सामने दिए। तो दोस्तों सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात, आप दिमाग आपने लगाना है, कोई आपने जल्दबाजी नहीं करनी है, आप समझ के करिए। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था भाई 1 मोल ऑफ गैस, भाई कोई भी मोल है गैस का, उसमें कितने लीटर जगह घेरती है वो 22.4 लीटर जगह घेरती है। ठीक है भाई, 1 मोल किसी भी गैस का कितने लीटर जगह घेरती है 22.4 लीटर। और 1 मोल के अंदर कितने अणु होते हैं मेरे दोस्त, 1 मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, आपने बताया जी सर 1 मोल के अंदर इतनी तो वो जगह घेरती है और इतने उसके अंदर मॉलिक्यूल होते हैं। यानी कि इसका डायरेक्ट मतलब ये हो गया भाई कोई भी गैस अगर 22.4 लीटर जगह घेर रही है तो उसके कितने मॉलिक्यूल उसमें इकट्ठे हो रहे हैं उस जगह में। आपने कहा जी 6.022 गुणा 10⁻23। तो सवाल में पूछा है 6.72, तो आपने क्या किया, 1 लीटर जो है वो कितनी जगह घेरती 6.22 गुणा 10⁻23 बटे 22.4 22.4। ठीक है जी, हाँ 22.4 आ जाएगा। ठीक है भाई। उसके बाद मैंने पूछा 6.72 लीटर कितनी जगह घेर रही है। ठीक है, तो आपने क्या किया 6.22 22.4 गुणा 6.72। ठीक है, ये देखना कट जाएगा ना, ये कितने पे कटेगा ये। अगर हम बात करते हैं 22, अच्छा एक ऑप्शन मैं यहाँ और चेंज कर देता हूँ, ऑप्शन मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ भाई। ठीक है, ये ऑप्शन इस हिसाब से बन जाएगा 1.806 गुणा 10⁻23। मैंने ये ऑप्शन कर दिया भाई। ठीक है, वो थोड़ी सी मिस्टेक ऑप्शन में होगी थी तो यहाँ मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, तो दोस्तों क्या करेंगे, अब हम इसके नाम की 2 जीरो ले ली। ठीक है, इसके नाम की हमने 1 जीरो यहाँ ऊपर 10 ले ली। ठीक है जी, ये पूरा 3 पे कट जाएगा भाई। ठीक है, ये 3 पे कट गया तो ये 0 से 1 जीरो यहाँ कट गई। ठीक है भाई, ये 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ कट गई। ठीक है, उसके बाद जब हम इनको सोल्व करेंगे 3 की गुणा इससे करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा लगभग 1.806 गुणा 10⁻23। ये इसका आ जाएगा भाई। मैथ्स का कंसेप्ट है, अब सिंपल सी गुणा भाग है, अब गुणा भाग कर लेना, मतलब वो आप देख सकते हो। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो न्यूमेरिकल बिल्कुल सिंपल है भाई। 1 मोल किसी भी गैस का इतने लीटर, कितने 22.4 लीटर जगह घेरता है। कई बार तो लीटर आ जाएगा और कई बार ml में इस क्वेश्चन को मिलीलीटर में दे देंगे। इतने होते हैं मॉलिक्यूल उसमें। एवोगैड्रो नंबर 1 में कितने होंगे बटे में कर दिया, और 6.72 में कितने होंगे वो हमने यहाँ इस चीज़ को सोल्व कर लिया। ठीक है जी, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है।
चलिए समझ लेना क्वेश्चन को, क्या कंसेप्ट मैंने कराया था। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं हम अपना अगला कंसेप्ट, जिसको अगर समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को पॉज करो और जो मैं बोल रहा हूँ उसको बड़े अच्छे से समझो। ठीक है, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो चल रही हैं और मैंने केमिस्ट्री की और भी बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं, तो अपने एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर वो सारी वीडियो देख के जाएं, क्योंकि उनमें कंसेप्ट वाइज मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको समझा रखी हैं। ठीक है जी, चलिए भाई अब बात करते हैं आइडियल गैस की एक इक्वेशन होती है, आइडियल गैस का एक समीकरण होता है, यानी कि पेपर में कई बार आपसे ये चीज़ ज़रूर पूछ सकता है भाई आइडियल गैस का समीकरण क्या होता है। तो ये ध्यान रखिए, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये इसका फॉर्मूला है मेरे दोस्त। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये इसका फॉर्मूला है। कई बार आपसे पेपर के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा भाई आदर्श गैस समीकरण क्या है, 4 ऑप्शन दे देगा। तो पी यहाँ पे प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, एन नंबर ऑफ मोल्स हैं। अब आर, ये इंपॉर्टेंट है दोस्त, जो ये आर है ना, इसमें आर है ना, इसको बोलते हैं आइडियल गैस स्थिरांक, आइडियल गैस कांस्टेंट। ठीक है, इसके बारे में बहुत बार पूछा जाता है, इसकी वैल्यू भी पूछ लेते हैं, इसकी यूनिट भी पूछ लेते हैं, जूल पर केल्विन पर मोल। इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसकी आपसे वैल्यू पूछ लेते हैं। अगर हम इसको कैलोरी में यूज़ करते हैं, कैलोरी में यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगी लगभग लगभग 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। ठीक है जी, ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो जो इसकी ये कैलोरी के अंदर यूनिट है, कैलोरी के अंदर, क्योंकि एनर्जी की यूनिट कैलोरी होती है, तो ये आर की वैल्यू ज़रूर आप याद रखना, ये बात आप ध्यान से समझना इस चीज़ को। ठीक है, एक और होती है, अगर आपको प्रेशर को एटमॉस्फेरिक में लेना हो, वॉल्यूम को लीटर में लेना हो, और ये एज इट इज़ रहेगा पर केल्विन पर मोल। ठीक है, ये ध्यान रखना आपने, ये सारी की सारी इसकी वैल्यू होती हैं। ऊपर वाली वैल्यू को थोड़ा सा आप ध्यान रखना, कई बार आइडियल गैस स्थिरांक की डायरेक्ट पेपर में वैल्यू पूछ लेते हैं दोस्त, 8.314। दोस्तों मैं आपको ये बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि रियलिटी में जो लेवल है केमिस्ट्री का वो तो यही है। बाकी जो आप कहीं से क्वेश्चन कर रहे हैं वो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। देखो अगर वो पेपर में आते हैं तो वो तो आप कर ही दोगे, पर अगर आप एक अच्छे लेवल की तैयारी करते हैं, सब इंस्पेक्टर की करते हैं, सीडीएस की कर रहे हैं, एनडी की कर रहे हैं, अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इन क्वेश्चन से अपना मुंह नहीं मोड़ सकते दोस्तों। चाहे आपको ये चीज़ अब समझ में नहीं आई, 2 दिन बाद समझ में आ जाएगी, आपको पता लग जाएगा जब आप एक अच्छे लेवल का एग्ज़ाम दोगे। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत। आइडियल गैस इक्वेशन, अब हम यहाँ पे 2-3 चीज़ें गैस के बारे में करने वाले हैं। चलिए भाई देखते हैं आगे, देखते हैं अब हम गैस के बारे में। दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ कि एक होती है रियल गैस, एक होती है आइडियल गैस। देखो रियल का मतलब होता है जो कुछ रियलिटी में है वो तो रियल होगा ना, रियल का मतलब तो असली है, असल, और आइडियल का मतलब तो हमने उसे बनाया है। रियल गैस और आइडियल गैस क्या होती है दोस्तों? देखो आइडियल गैस तो क्या होती है, जो अपने आप को अलग अलग नियमों के ऊपर आधारित होती है। रियल मतलब जो वास्तविकता आप गैस के अंदर पढ़ते हो तो सारी की सारी कौन सी गैस है, रियल गैस होती हैं। आइडियल तो आप उसे बनाते हो, एक्सपेरिमेंट करने के लिए आप गैस को आइडियल मानते हैं। ठीक है, तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि एक रियल गैस आइडियल गैस बनानी हो तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा। रियल गैस अगर हमें आदर्श गैस बनानी हो तो दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, कम दाब और उच्च तापमान, यानी कि लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर। अगर हम किसी भी रियल गैस के ऊपर कम प्रेशर,
कम प्रेशर और हाई टेम्परेचर इस्तेमाल करते हैं तो रियल गैस कौन सी गैस में परिवर्तित हो जाती है दोस्तों? आइडियल गैस में परिवर्तित हो जाती है। ये बात आप नोट कर लेना, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त। मैं फिर से कह रहा हूँ, अच्छे कंसेप्ट के साथ क्लास करोगे तो आप ज़रूर कामयाब हो जाओगे। रियल गैस यानी कि जो हम आम तौर पर गैस देखते हैं वो सारी की सारी रियल गैस होती हैं। आइडियल गैस तो हम उन्हें एक्सपेरिमेंट के दौरान बनाते हैं। कोई भी चीज़ आइडियल नहीं है इस दुनिया के अंदर, सिर्फ और सिर्फ हम उसे जब हम थ्योरी के अंदर पढ़ते हैं तो हम उन चीज़ों को आइडियल मान के करते हैं। तो रियल से आइडियल बनाने के लिए कम दाब और उच्च तापमान अगर हम देंगे तो वो गैस क्या बन जाएगी? आइडियल गैस बन जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए भाई, देखिए भाई, अब इम्पोर्टेंट कंसेप्ट मैं बताता हूँ आपको। अब इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हम बताते हैं। गैस की ऊर्जा व गतियाँ, यानी कि गैस की काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड। ठीक है जी, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्त, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हम कर रहे हैं। स्पीड भी करेंगे एवं घनत्व भी करेंगे व विसरण भी करेंगे। मैं सारी चीज़ आपको इस कंसेप्ट में बता दूंगा। घनत्व यानी कि डेंसिटी और विसरण यानी कि डिफ्यूज़न। भाई इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं सारे के सारे, आप इन कंसेप्ट्स को ज़रूर समझ के जाना दोस्त, पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपकी। बिल्कुल समझाने की जिम्मेवारी मैं लेता हूँ आपको। तो सबसे पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं दोस्त। सबसे पहले देखो, अगर हम कोई भी गैस लेते हैं, मान लीजिए हमने एक गैस को इस डब्बे के अंदर बंद कर दिया, ठीक है, इस गैस के अंदर हमने डब्बे के अंदर गैस को बंद कर दिया, तो गैस के छोटे छोटे होते हैं अणु, गैस के छोटे छोटे अणु होते हैं दोस्त। तो अणु क्या होंगे? गैस कभी भी एक जगह नहीं टिक सकती। आपको पता है गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल हैं वो हमेशा क्या करते रहते हैं? मूवमेंट करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? मूवमेंट करते रहते हैं। तो मूवमेंट करेंगे तो दोस्तों ये इस कंटेनर जो जिस डब्बे में मैंने बंद करा है उसकी दीवारों पे ज़ोर ज़ोर से टक्कर मारेंगे, एक दूसरे से टकराएंगे और दीवारों पे क्या मारेंगे? टक्कर। तो दीवारों पे टक्कर मारेंगे तो दबाव बनेगा और इनके मूवमेंट से इनकी गतिज ऊर्जा यानी कि जिसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, उसका निर्माण होगा। और जिस स्पीड से ये चलते हैं, जिस स्पीड से ये चलते हैं उन स्पीड का निर्माण होगा। तो वो सारी की सारी जो स्पीड हैं दोस्तों, मैं सारी की सारी जो स्पीड हैं वो आपको बारी बारी से बता देता हूँ दोस्तों। सबसे पहले जो इसकी स्पीड होती है, वेलोसिटी, जो सबसे पहले वेलोसिटी होती है उसको कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल, यानी कि वेलोसिटी मोस्ट प्रोबेबल, यानी कि VMP। इसका ये मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि लगभग जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के वो इस वेलोसिटी से चलते हैं, जिसको कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। इसका जो फॉर्मूला है दोस्तों वो है 2RT/m। देखो भाई, क्लास के अंदर जो चीज़ चल रही है शायद आप ये कहो कि भाई ये क्या करवाया जा रहा है, पर दोस्तों रियलिटी से रूबरू करवा रहा हूँ। अगर आपको अच्छे एग्ज़ाम में सिलेक्ट होना है, HSSC के रुझान को देखते हुए सिलेक्ट होना है, तो आपको ये कंसेप्ट करके जाने पड़ेंगे मेरे दोस्त। अगर ये कंसेप्ट नहीं करके जाओगे तो फिर पेपर के अंदर आप पछताना पड़ जाएगा आपको। ठीक है जी, ये स्पीड होती है। यहाँ जो m है ना, m है, मैं बता देता हूँ आपको। एक तो वेलोसिटी होती है मोस्ट प्रोबेबल, यानी कि सबसे ज़्यादा अणु इसी गति में रहते हैं। ये बात ध्यान रखना। मोस्ट प्रोबेबल का मतलब हम देखो, हमने प्रोबेबिलिटी निकाल ली। हम कहते हैं कि भाई लगभग अगर 100 अणु हैं तो लगभग 50, 60, 70% जो बंदे हैं वो इस स्पीड से ट्रैवल करते हैं। √2RT, T यहाँ पे टेम्परेचर होगा। टेम्परेचर को आपको केल्विन में बदलना पड़ेगा, यानी कि जो टेम्परेचर है ना, यहाँ पे तापमान जो होगा
वो आपको अगर डिग्री सेल्सियस में दे रखा है तो 273 जोड़ के आपको केल्विन में करना पड़ेगा दोस्तों, ये बात ध्यान रखना। m जो यहाँ पे है ना, m है आपका मोलर मास ऑफ गैस, किसी भी गैस का जो आणविक भार, आणविक भार, ठीक है जी। देखिए यहाँ ध्यान से देखिए जी, √2 है, √2 है ना, लगभग √2 आ रहा है ना, तो √2 का मतलब क्या होता है, लगभग 1.4 होता है, 1.414। अच्छा, दूसरी जो वेलोसिटी है दोस्तों उसको बोलते हैं RMS, रूट मीन स्क्वेयर, यानी कि रूट मतलब होता है वर्ग, मीन का मतलब होता है औसत, स्पीड का मतलब होता है गति, सॉरी स्क्वेयर, रूट का मतलब होता है वर्गमूल औसत गति, VRMS। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों √3RT/m, ठीक है जी। ये होती है रूट मीन स्क्वेयर वेलोसिटी, √3RT/m, ठीक है जी। अगला जो है वो होती है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज यानी कि औसत। अगर हम इन सब का औसत निकाल लें तो ये गैस की औसत गति है दोस्तों, गैस की औसत गति है 8RT/πm, ये चीज़ है, ठीक है भाई। अब पेपर में देखो फॉर्मूले पे सवाल आए ना आए, पर आपसे ज़रूर ये पूछ सकता है भाई इन तीनों के अंदर सबसे ज़्यादा या इनको आप ऑर्डर में लगाएं, तो दोस्तों इनमें सबसे बड़ी जो होगी ना, सबसे बड़ी इनके अंदर जो होती है वो होती है मेरे भाई RMS स्पीड सबसे बड़ी होती है। उसके बाद आपकी क्या नाम है, एवरेज होती है, एवरेज औसत, और सबसे कम कौन सी होती है, V मोस्ट प्रोबेबल, ठीक है भाई। ये होती है RMS सबसे ज़्यादा, उससे कम एवरेज, सबसे कम क्या होती है, मोस्ट प्रोबेबल। कम से कम आप इस चीज़ को ज़रूर याद रख के जाना कि भाई जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है वो इन तीनों में सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत भाई? यहाँ तक समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। देखो क्या होता है, फॉर्मूला है m मतलब मोलर मास, T मतलब तापमान केल्विन के अंदर, R मैंने पीछे बताया था आदर्श गैस स्थिरांक है, इसकी जो वैल्यू होती है कितनी होती है, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। यूनिट बहुत ज़रूरी है इस चीज़ की, ठीक है भाई। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए भाई, अब हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, यानी कि गतिज ऊर्जा की हम बात कर रहे हैं। तो गतिज ऊर्जा जो होती है दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी को KE काइनेटिक एनर्जी से बोलते हैं। ये जो गैस की होती है वो होती है 3/2 kT। ये आप फॉर्मूला हमेशा आपके दिमाग में बिठा लेना, 3/2 kT, ठीक है जी। वैसे तो आपने गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला सुन रखा है 12 mv²। देखो वैसे तो आपने फॉर्मूला सुन रखा ना 12 mv², ये तो नॉर्मल वे में होता है, बट गैस के लिए ये फॉर्मूला ध्यान रखना 3/2 kT। कई बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ये K है ना, ये K इसको बोलते हैं बोल्ट्ज़ स्थिरांक, बोल्ट्ज़मैन कांस्टेंट है दोस्त। ये क्या होता है, ये बोल्ट्ज़मैन कांस्टेंट होता है। क्या होता है दोस्तों, ये बोल्ट्ज़मैन कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है R/N। R का मतलब होता है 8.314 गुणा 8.314, और N का मान आपको पता ही है ये होता है, यानी कि R का मतलब होता है आदर्श गैस स्थिरांक, और N का मतलब होता है एवोगैड्रो नंबर। क्या होता है ये, एवोगैड्रो नंबर,
6.022। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो इसका जो आंसर आता है वो ये आएगा दोस्त। क्या आएगा? ये आ जाएगा। तो आपने ये ज़रूर याद रखना है, आपने ये ज़रूर याद रखना है, ठीक है जी। तो 1.38 गुणा 10⁻⁻23 इसकी वैल्यू होती है। तो कभी भी पेपर में सवाल आ जाए कि गैस की काइनेटिक एनर्जी बताइए इस तापमान पे, तो इसका क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार सिंपल सा। इसका एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, यहीं करा देता हूँ। किसी ने पूछ लिया भाई एक गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसकी गतिज ऊर्जा 27 डिग्री सेल्सियस पर ज्ञात करें। ठीक है जी। एक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, आपको क्या बताया, पूछा है भाई उसकी काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी ज्ञात करनी है 27 डिग्री सेल्सियस पर। अब दोस्तों जब तक आपको फॉर्मूला ही याद नहीं होगा, 4 ऑप्शन आप तुक्का ही मार के आओगे। अब तुक्का भी तो ऐसे मारना चाहिए ना, थोड़ा बहुत हमें याद हो। तो आपने क्या किया, आपने दिमाग लगाया। भाई फॉर्मूला होता है 3/2 kT, 3/2 kT। तो 3/2 के की वैल्यू रखी 1.38 गुणा 10⁻⁻23 और 27 डिग्री जो सेल्सियस है ना, इसके केल्विन बनाने हैं। तो केल्विन बनाने के लिए 273 इसमें जोड़ दोगे तो 300 केल्विन हो गया ना। 300 तो गुणा में कितना कर दोगे, 300 कर दोगे। तो दोस्तों सोल्व करोगे तो आपके पास आपका जो है आंसर आ जाएगा। कितना आएगा देख लीजिए, ये आ जाएगा भाई आपका 2 से काट दो इसको, आप 2 से काट दोगे तो 0.669 आ गया ना ये। ठीक है, 69 गुणा में 3 गुणा में 3 सोल्व करके यहाँ आंसर आ जाएगा। तो मतलब कहने का ये है कि मेरा मतलब समझाना था आपको कि आपको जो ये फॉर्मूला है ये आपको हमेशा दिमाग में याद रखना है। ठीक है, देखो अब पेपर के दिन बहुत कम बचे हैं, अब तो बस आपको पता होना चाहिए चीज़ों का। जो आप केमिस्ट्री पहले से याद कर रखी है उसके अलावा इन चीज़ों को पढ़ना है। अब आपने जो याद है ना केमिस्ट्री वो तो भूलोगे नहीं, आप पेपर में कर दोगे आप सारा का सारा। नई चीज़ पढ़नी है आपने, बस नई केमिस्ट्री के अंदर सब इंस्पेक्टर लेवल के लिए। ठीक है भाई, चलिए देखिए भाई आगे। गैस का घनत्व यहाँ लिखते हैं, गैस का घनत्व, डेंसिटी बोलते हैं भाई इसको, डेंसिटी भारीपन। तो गैस का, इसको डेंसिटी को रो से लिखते हैं या इसको आप डी से भी लिख सकते हो। तो ये होता है PM/RT, ये फॉर्मूला होता है इसका PM/RT। मेन मतलब यहाँ पे P का मतलब तो वही प्रेशर हो गया भाई, M का मतलब वही मोलर मास हो गया, मोलर मास। अब जैसे मोलर मास सुन लो, ये मोलर मास होता है ना P, ये M, मोलर मास को बोलते हैं आणविक भार। कैसे निकालते हैं इसको देखो, मैं थोड़ा सा 1-2 चीज़ आपको बता देता हूं। जैसे किसी ने आपसे पूछ लिया भाई आप मोलर मास ज्ञात करें, आणविक भार ज्ञात करें, मोलर मास ज्ञात करें। सवाल दे दिया किसका, आपसे दे दिया अमोनिया का, कार्बन डाइऑक्साइड का। किसी ने कह दिया आपको भाई मोलर मास ज्ञात करना है आपको H2SO4 का, इनका मोलर मास ज्ञात करना है। तो मोलर मास क्या होता है दोस्तों, सिर्फ इनका जो इनका आपको द्रव्यमान पता है ना, यानी कि आणविक भार द्रव्यमान पता है ना, वो जोड़ना है। नाइट्रोजन का होता है 14, हाइड्रोजन का होता है 1, 1 तिये 3, तो 14 और 3 17, यानी कि अमोनिया जो गैस है इसका आणविक भार मोलिकुलर मास कितना है, 17 हो जाएगा। बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन का होता है दोस्तों 12, ऑक्सीजन का होता है 16, 16 दूनी 32, तो 12 और 32 44, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। H2SO4 की अगर बात करें, H2SO4 हाइड्रोजन का 1, 1 दूनी 2, सल्फर का होता है 32, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का 16, 16 चौक 64, 64 और 32 96 और 2 98। तो दोस्तों ऐसे निकालते हैं हम मोलर मास। ठीक है जी, मोलर मास हम ऐसे निकालते हैं।
यहाँ तक कोई दिक्कत? मोलर मास हम ऐसे निकालते हैं भाई, ठीक है ना। तो ये बात आपको नोट करनी है। जैसे पेपर के अंदर आपसे यूरिया का पूछ ले, यूरिया, अब यूरिया का फॉर्मूला सबसे पहले पता होना चाहिए, NH2CONH2 यूरिया। मान लो यूरिया का पूछ लिया आपसे, भाई आणविक भार यूरिया का कितना होता है। कई बार यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत भी पूछते हैं, भाई नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना होता है, तो हम कहते हैं भाई लगभग 46% होता है ना। कहते हैं ना यूरिया के अंदर नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है, तो पेपर में आ जाता है, तो लगभग 46% होता है। वो भी कैसे निकलता है मैं वो भी बता दूंगा आपको। तो सबसे पहले यूरिया का हम वेट निकाल लेते हैं। देखो यूरिया में नाइट्रोजन कितने, 1 और 1, नाइट्रोजन है 2, नाइट्रोजन का होता है 14, 14 दूनी 28 तो हो गया भाई नाइट्रोजन का, दोनों का। हाइड्रोजन कितने, 2 और 2 4, 4 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो चारों का हो गया 4। कार्बन है 1, कार्बन का होता है दोस्तों 12 और ऑक्सीजन का होता है 16। तो जोड़ोगे 28 और 12, 28 और 12 40, 40 और 20 60। तो यूरिया का जो आणविक भार यानी मोलर मास है कितना है भाई, 60 है वो, ठीक है भाई, कितना है, 60 है। अब है ना, अब ये पूछ रहा ना, किसी का पूछ ले, प्रतिशत पूछ लेता है, भाई इसमें नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है, तो भाई नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना कैसे आ जाएगा, प्रतिशत ऑफ नाइट्रोजन। आप क्या कहोगे, भाई इसमें नाइट्रोजन कितने हैं, 2, नाइट्रोजन का होता है 14 और 14 28, तो 28 है नाइट्रोजन का, कुल है 60, तो 100 में से कितना होगा, जब इसको सोल्व करोगे तो लगभग 46% का उत्तर आ जाएगा। ऐसे निकालते हैं किसी भी चीज़ में। अगर किसी भी चीज़ में किसी चीज़ का परसेंटेज पूछ लेना, तो सबसे पहले आप उसके मॉलिक्यूलर मास को देखिए, उससे डिवाइड कर दीजिए टोटल से और 100 से गुणा कर दीजिए, ठीक है भाई। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए भाई, चले देखते हैं आगे। चलिए भाई आगे देखते हैं। अब देखते हैं भाई गैस का अपना लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ये ग्राहम नाम का साइंटिस्ट था, ग्राहम नाम का साइंटिस्ट था, उसने विसरण का नियम दिया गैस के लिए। विसरण, एक विसरण होता है, एक प्रासरण होता है। मैं प्रासरण के बारे में भी बताऊंगा आपको, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे भी। उसको बोलते हैं ओस्मोसिस, प्रासरण। ये लिक्विड्स के अंदर होता है, लिक्विड्स द्रवों में होता है, ठीक है जी। और डिफ्यूजन किस में होता है दोस्तों, ये होता है विसरण होता है किसमें, गैसेस में। ये बात ध्यान रखिए, विसरण तो किस में होता है, गैस में, और परासरण किस में होता है, द्रवों के अंदर, ठीक है जी। ये जो पेड़ पौधे धरती से पानी खींचते हैं, ऊपर लेके जाते हैं, या हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो चल रहा है, जो भी हमारी बॉडी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं जो भी हैं, उनको सोखा जाता है अंदर ही अंदर, तो ओस्मोसिस प्रोसेस चलती है दोस्तों, ठीक है। और जो गैस होती है वो विसरण का नियम होता है। गैस चलती है हमेशा, ये चलता है हमेशा उच्च सांद्रता से लो सांद्रता की तरफ, याद रखिए, उच्च से नीच की तरफ, ठीक है, उच्च से नीचे की तरफ, ठीक है। ये चलता है हमेशा लो से हाई की तरफ, ध्यान रखिए आप इस बात को। ये नीच से उच्च की तरफ चलता है, ठीक है भाई। तो ये ध्यान रखिए, ये गैस में होता है, वो किस में होता है, द्रवों में। ये हाई से लो की तरफ चलता है, वो लो से हाई की तरफ चलता है, ठीक है भाई। वहाँ तक समझ में आ गई। अब हम बात कर रहे हैं डिफ्यूजन की। तो दोस्तों ये कहते हैं कि जो ग्राहम लॉ में जो डिफ्यूजन होता है, यानी कि गैस का जो विसरण होता है, जो गैस का, वो अगर हम आर से यानी रेट बोल देते हैं, दर, तो ये दोस्तों प्रेशर पे सीधा सीधा डिपेंड करती है। प्रेशर यानी कि जितना दबाव आप डालोगे उतना गैस का विसरण ज़्यादा होगा। और दोस्तों ये मोलर मास के ऊपर
जो है दर आणविक भार के ऊपर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि अगर गैस जितनी भारी होगी, यानी कि इम्पोर्टेंट बात लिखता हूँ, गैस जितनी भारी उतना कम विसरण, यानी कि उतनी कम डिफ्यूज होगी। यानी जितनी भारी गैस होगी उसकी जो रफ्तार होगी ना, उसकी जो रफ्तार होगी डिफ्यूजन की उतनी कम होगी, और गैस जितनी हल्की होगी उसका ज़्यादा विसरण होगा, उसका ज़्यादा डिफ्यूजन होगा। यानी कि जितनी भारी गैस लोगे आप उतनी वो कम डिफ्यूज होगी, जितनी हल्की गैस लोगे उतनी वो ज़्यादा डिफ्यूज होगी। ठीक है भाई, यहाँ तक नोट कर लो। इस पे क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको एक, ठीक है, इस पे क्वेश्चन कराता हूँ। इस पे एक हम सवाल देखते हैं। सवाल ये है, निम्न गैसों में से, सवाल आपके पास है, क्वेश्चन है आपके पास, निम्न गैसों को विसरण के दर के बढ़ते क्रम में लगाएं। यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है डिफ्यूज़न को देखते हुए। पहली गैस दे दी मैंने कार्बन डाइऑक्साइड, एक दे दी हाइड्रोजन, एक दे दी आपके पास नाइट्रोजन गैस, एक दे दी ऑक्सीजन गैस। ठीक है, इन गैस को बढ़ते क्रम में लगाना है, किसके? डिफ्यूज़न के। तो सबसे पहले आप इनको ये देखोगे कि इनमें हल्की और भारी कौन कौन है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, सबसे पहले आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो इसका जो मास है वो कितना हो जाएगा? 44, क्योंकि कार्बन का कितना था? 12, 16, ऑक्सीजन 16 दूनी 32 और 12 44। हाइड्रोजन का हो जाएगा 2, क्योंकि 2 हैं, 2 हो जाएगा। नाइट्रोजन का हो जाएगा 14, 14 दूनी 28 और ऑक्सीजन का हो जाएगा 16, 16 दूनी 32। तो दोस्तों जो हमने बढ़ते क्रम में लगाना, यानी कि पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो सबसे पहले भारी कौन है? देखो, सबसे बढ़ते क्रम में लगाना, पहले कम, जिसका कम विसरण होगा। सबसे भारी कौन है? CO2। ठीक है, उससे बड़ी कौन सी? O2। उससे बड़ी कौन है? नाइट्रोजन। और उससे क्या हो जाएगा? ये H2। तो ये किसका विसरण ऑर्डर आ जाएगा? विसरण की दर का। तो विसरण जो होगा, डिफ्यूजन जो होगा, सबसे हल्की गैस में सबसे ज़्यादा होगा, सबसे भारी गैस में सबसे कम होगा। क्योंकि जो ये दर होती है ना, ये इसके आणविक भार के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो दोस्तों यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बताएं। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूँ थोड़ी सी ओस्मोसिस की। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है दोस्तों। ओस्मोसिस में होता क्या है भाई? ओस्मोसिस में एक हमारे पास एक झिल्ली होती है जिसको बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, एक तरफ होता है हाई कंसंट्रेशन, एक तरफ होता है हाई कंसंट्रेशन सोल्यूट का, विलेन होते हैं इसके अंदर, एक तरफ होता है लो कंसंट्रेशन। तो लो से हाई की तरफ मूवमेंट होता है, लो से हाई की तरफ मूवमेंट होता है। तो प्रोसेस होती है परासरण, और सिर्फ किस में होती है? द्रवों के अंदर होती है दोस्तों। पेड़ पौधों की जो जड़ होती हैं, आपको पता है पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं वो पत्थरों के अंदर चली जाती हैं। पेड़ पौधों की जड़ें पत्थरों के अंदर भी चली जाती हैं। पेड़ पौधों की जड़ों धरती से पानी खींच के और पत्ते तक, चोटी तक पहुंचा देती है। ओस्मोसिस का कारण है दोस्तों। दूसरी बात और मैं बता देता हूं इसकी, जब आप कभी नॉर्मल पानी के अंदर किशमिश डुबोते हो, इसके मैं एग्जांपल लिख देता हूं। ठीक है भाई, परासरण के एग्जांपल बता देता हूं मैं आपको।
ठीक है, इसके एग्जाम्पल सुन लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी में किशमिश डालते हो आप, पानी में किशमिश डालते हो, वो फूल जाती है, फूल जाती है, तो किसका एग्जाम्पल है? ओस्मोसिस का एग्जाम्पल है। ठीक है, पानी में कई देर तक हाथ डुबोते हो अगर आप, तो आपको पता है आपकी जो उंगलियां हैं ना, उंगलियां वो प्रून हो जाती हैं, प्रून हो जाती है, यानी कि आपने देखा होगा ना, हाथों की उंगलियां जो है वो उस पानी के बाद निकालते हैं तो फूल सी जाती हैं, तो वो ओस्मोसिस की वजह से होता है। यानी कि ओस्मोसिस की वजह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसका उल्टा होता है रिवर्स ओस्मोसिस, रिवर्स ओस्मोसिस, रिवर्स ओस्मोसिस। ये समुंदर के पानी को, समुंदर के पानी को शुद्ध करने के लिए, शुद्ध करने के लिए आपने देखा होगा आरओ सिस्टम, यानी आरओ जो होते हैं, आरओ घरों में लगे होते हैं, तो वो कौन सी प्रोसेस होती है? रिवर्स ओस्मोसिस, समुंदर के पानी को शुद्ध करने के लिए। रिवर्स है तो यानी कि इसका उल्टा हो गया, तो उल्टा हो गया तो इसमें हाई से फिर दोबारा से क्या हो जाएगा? लो चलेगा। ठीक है, हाई से दोबारा लो की तरफ मूवमेंट होगा, तो ये रिवर्स ओस्मोसिस हो गई। और मैंने किसका बताया? ओस्मोसिस का। द्रवों में होती है, ये लिक्विड्स में होती है, और मैंने डिफ्यूज़न बताया सिर्फ गैस में होती है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये टॉपिक था गैस को लेकर के, इम्पोर्टेंट टॉपिक था दोस्तों। तो इस कंसेप्ट से कुछ भी न्यूमेरिकल आपके पास आ जाए या कुछ भी पॉइंट आपसे पूछ ले तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो आराम से। तो दोस्तों अगली वीडियो के लिए इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन आपके पास आती रहेंगी। जितनी पुरानी वीडियोज़ हैं उन पुरानी इस वीडियो को ज़रूर देखें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।